G9 क्लास के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, आपने इस चैनल पर निरंतर है जो इंग्लिश की यानी एक्सरसाइज ली थी। अब हम आपके लिए इसी चैनल पर एक नई जो संस्कृत है उसका चैनल शुरू करने जा रहे हैं। देखो, आपने जो संस्कृत भाषा है जो आपके यानी जो भी एग्जाम देंगे या 10वीं के लेवल की या और कोई आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे उसमें भी आपके ये काम में आएगी। तो इसके अंतर्गत जो हमारे संस्कृत भाषा में हम जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो लेंगे हम व्याकरण यानी व्याकरण। अब देखो, व्याकरण क्या है कि व्याकरण शब्द है, ये किससे बना है, ये क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। कि संस्कृत भाषा में जो सबसे जरूरी है, हमारा कोई भी भाषा हिंदी हो आपकी संस्कृत हो उसमें यानी हमें जो व्याकरण है वो भाषा को शुद्ध बनाता है। तो व्याकरण का अगर आपके पास पूरा ज्ञान है तो आप जो इसको यानी आसानी से है जो पढ़ सकेंगे। देखो, व्याकरण शब्द है, इसकी उत्पत्ति है अर्थात किससे हुई। देखो, वी उपसर्ग प्लस आर उपसर्ग प्लस कृ धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय यानी इस शब्द से है जो आप हमारा व्याकरण शब्द बना। वी प्लस आर यानी इसमें संधि हो गई, कौन सी, यण संधि, यानी ई के बाद में आ आए तो उससे बन गया क्या, आपका हमारा शब्द बन गया व्या। और क्र धातु है तो क्र धातु है, इससे बन गया कर। और ल्यूट प्रत्यय उसका यानी क्या शेष रहता है, यानी अणम, तो इसका बन गया व्याकरणम। यानी यह शब्द बना हमारा इस शब्द से, अर्थात व्याकरण शब्द की उत्पत्ति है यानी वी प्लस आर तो हो गई, इसमें उपसर्ग क्र धातु हो गई और ल्यूट इसमें प्रत्यय हो गया। इस प्रत्यय को मिलाकर के हमारा शब्द बना व्याकरण। अब देखो, इस व्याकरण शब्द में है अर्थात हमारा शब्द हो गया व्याकरण। लेकिन अब इसमें जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है यानी सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा इसका वर्ण विचार, अर्थात वर्ण विचार है वो हम इसमें पढ़ेंगे। हाँ, तो क्या था कि वर्ण विचार। अब देखो, वर्ण विचार में है यानी जो अलग अलग है वर्णों के, हम आगे पढ़ेंगे कि वर्ण कितने होते हैं, क्योंकि जो अलग अलग जो शास्त्री हुए हैं उन्होंने उसको अलग अलग भागों में बांटा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, वर्ण क्या होता है, वर्ण है जो अक्षर ना अक्षरेती अर्थात जिसके टुकड़े नहीं हो वो क्या होता है, अक्षर, यानी वर्ण ही होता है। वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है, अक्षर, अर्थात जिसके टुकड़े न हो वो क्या होता है, वर्ण होता है, अक्षर होता है। अक्षर से अपरम नाम अस्ति वर्ण है कि अक्षर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, वर्ण है। अर्थात ये हमने पढ़ा था कि अक्षर होता है वो किसे कहते हैं, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं हो उसे अक्षर कहते हैं, और अक्षर का ही दूसरा नाम क्या है, वर्ण है। अर्थात अब देखो, अक्षराणि त्रिविधानी अक्षर के 3 भेद होते हैं, या वर्णानी यानी वर्ण या अक्षर, इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर जिसको संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, अच। नंबर 2 यानी क्या, दूसरा व्यंजन अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, हल। और तीसरा क्या है, अयोग्य भाव, अच हल। अब देखो, हमें ये आगे जाकर के हमारे काम में आएंगे, अच किसको कहते हैं, हल किसको कहते हैं, ये अब जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें हमारे ये वर्ण है बहुत ही काम में आएंगे। हाँ, तो क्या था कि हम पढ़ रहे थे कि यानी वर्ण है उसके 3 भेद होते हैं, हमने पढ़ा था। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन या हल, और नंबर 3 अयोग्य वाह। अब देखो, स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्रताया उच्चार्याणा वर्णा स्वर है कि जिस वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता हो उसे यानी क्या कहेंगे, हम स्वर कहेंगे। अर्थात स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य कि जिस वर्णों के उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेनी पड़े। जैसे देखो, उदाहरण के लिए हमने पढ़ा कि अब देखो, इसमें किसी दूसरे शब्द की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ी तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्वर। अब जैसे हमने पढ़ा क, अब देखो क में प्लस ए की ध्वनि आ रही है तो इसलिए ये स्वर नहीं होगा। अर्थात स्वर वो ही होगा
जिसका स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण किया जाए वो क्या होगा आपका, यानी स्वर। अब देखो आगे जाकर के फिर स्वर है, उसको भी 3 भागों में बांट दिया। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, अब ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर यानी इसको मूल स्वर भी कहते हैं। अब आप ये बात ध्यान में रखना कि ह्रस्व स्वर है उसी को ही मूल स्वर कहेंगे। कि मूल स्वर कौन से होते हैं, जो आपके ह्रस्व स्वर है वही मूल स्वर होते हैं। अब देखो इसकी परिभाषा, एक मात्रो भवते ह्रस्व, कि जिसके यानी एक मात्रा ही लगे, अर्थात वो क्या कहलाएंगे, आपके ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। अर्थात जिन स्वरों के एक मात्रा ही लगे वो ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। अब हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं मुख्य रूप से ये 5। कौन कौन से, देखो जिसके एक मात्रा ही लगे, छोटी ई और छोटा ऊ और छोटी री और री, ये 5 हो गए हमारे ह्रस्व स्वर। अब देखो एकमात्र भवते, इसको एकमात्र कालीन भी बोलते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं इसको। अब एक मात्रा लगी ई उ री और री, इसमें एक मात्रा ही लगी, इसलिए ये हमारे कौन से हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए। अब देखो इसके आगे है जो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर यानी द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, कि जिस स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 मात्रा दीर्घ स्वर यानी जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 8। देखो दीर्घ आ, अब देखो इसमें 2 मात्रा आ गई, ए प्लस ए, यानी क्या बन गया, आ। बड़ी ई, इसमें भी ई प्लस ई, यानी क्या बन गई, बड़ी ई। उ, इसमें भी क्या हो गया, छोटा उ प्लस बड़ा उ। री, बड़ी, यानी री प्लस री। ए और ओ और आई और औ, इसमें भी 2 मात्राओं का समय लग गया। अब देखो ये आपके 4 हैं, यानी युक्त स्वर कितने होते हैं आपके, यानी संयुक्त स्वर होते हैं 4। कौन कौन से, ए ओ आई और औ, इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, मिश्रित स्वर भी बोलते हैं। ये हो गए आपके 4। अब देखो संस्कृत भाषा है, अब हमने स्वर पढ़ा था, अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत भाषा की दृष्टि से स्वर होते हैं 9, और संस्कृत वर्णमाला की दृष्टि से स्वर होते हैं 13, जो हमने पढ़े थे। यानी ह्रस्व स्वर 5 थे, ह्रस्व स्वर 5 थे, दीर्घ स्वर 8, 8 और 5 ये हो गए 13। और यानी जो पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वराएं हैं 21 या 22 माने हैं। तो क्या था कि संस्कृत भाषा की दृष्टि से स्वरों की संख्या जो 9 मानी गई है, संस्कृत भाषा है उसमें इन 9 स्वरों को शामिल किया गया, आ ए ई उ री और री, ए ओ आई और औ। और यानी वर्णमाला है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो स्वर होते हैं आपके 13। अब हमारा प्रश्न बनता कि स्वर कितने होते हैं भाषा की दृष्टि से, तो कितने माने 9, और यानी वर्णमाला है उसकी दृष्टि से स्वर माने हमने कितने, यानी 13 माने। अब देखो भाषा की दृष्टि से ए, इसको शामिल किया गया है, आ को नहीं किया है, इसको नहीं किया, ई बड़ी ई को भी नहीं किया, उ बड़े उ को भी नहीं किया, री बड़ी री को भी नहीं किया गया। अर्थात इसको क्या है कि इसको यानी भाषा की दृष्टि से नहीं मिलाया गया है। अब देखो हमारा यानी तीसरा स्वरों का जो तीसरा प्रकार कौन सा, प्लुत स्वर है, यानी त्रिमात्रिक। इससे तात्पर्य हुआ कि 3 मात्राओं से अधिक समय लगे, अर्थात जिन स्वरों के बोलने में हमें 3 मात्राओं से अधिक समय लगे उसे यानी प्लुत स्वर कहते हैं। इनका अर्थात इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी दूसरे को पुकारते हैं अर्थात बोलते हैं, यानी उसमें समय अधिक लगता, 3 मात्राओं से अधिक समय लगता है, उसे यानी प्लुत स्वर कहते हैं।
प्लुप्त स्वर है, इसको दर्शाने के लिए यानी ये चिन्ह इसका प्रयोग किया जाता है। प्लुप्त स्वर वही हुए हमारे ए, इसके साथ में ये चिन्ह ई, इसके साथ में ये चिन्ह प्लुप्त स्वर दर्शाने के लिए, और उ इसके साथ में ये री और ली, ए, आई, ओ, औ, यानी ये हो गए हमारे 9 प्लुप्त स्वर भी हमारे कितने हो गए 9 स्वर। अर्थात अब देखो स्वर हमारे पढ़े थे हमने कि यानी स्वर कितने होते हैं 13 होते हैं, और उसको हमने किस प्रकार से पढ़े थे उसका देखो विवरण। ह्रस्व स्वर ये होते हैं हमारे 5। ह्रस्व स्वर हमारे कितने होते हैं 5। कौन कौन से पढ़े थे हमने? ए, छोटी ई, छोटा उ, छोटी री और ली, ये हो गए हमारे 5। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में हमने क्या पढ़ा था कि आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी री और ए, ओ और आई और औ, ये पढ़े थे। अब देखो यानी हमारे अगला प्लुप्त स्वर यानी ये कितने होते थे 8, और ये होते हैं हमारे 9। यानी कौन कौन से जो हमने अभी ऊपर लिखे थे, ए, इसको दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग, ई, इसको दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग, और यानी उ और री, ली, ए और आई, ओ और औ। अब ये हो गए हमारे यानी स्वर। अब देखो भाषा की दृष्टि से हमने पढ़ा था कि भाषा की दृष्टि से तो स्वर होते हैं हमारे कितने यानी 9, और यानी संस्कृत वर्णमाला में देखिए तो स्वर हो गए हमारे 13। अब देखो अब इन सबको मिलाकर के टोटल हमारे वर्ण स्वर कितने हो गए 21 या 22। अर्थात पाणिनि के अनुसार संस्कृत भाषा में स्वर हमारे होते हैं 21 या 22 स्वरों को जो सम्मिलित किया गया था। तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर स्वरों का। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम व्यंजन और उसके प्रकार, किस प्रकार से उसको हमने